एम पूजा सिंह और एनसीईआरटी की सीरीज में ये अगला लेक्चर है। आप सबको पता होगा कि हम अभी क्या कर रहे हैं, हम ज्योग्राफी का एनसीईआरटी आप मेरे साथ कर रहे हैं, जहां मैं ज्योग्राफी 6th क्लास की एनसीईआरटी से भी आपको साथ डिस्कस कर रही हूँ। लेकिन जब मैं 6th क्लास की एनसीईआरटी आपके साथ डिस्कस करती हूँ तो वो केवल एक 6th स्टैंडर्ड की नहीं होती, वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, वन डे एग्जामिनेशन जहां पर ज्योग्राफी पूछी जाती है, तो वहां आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज्योग्राफी का एनसीईआरटी सीरीज हमने शुरू किया है। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप यूपीएससी का कर रहे हैं, आप स्टेट पीएससी कर रहे हैं, रेलवे, बैंकिंग, जहां भी जीएस पूछा जाता है, वो फिर कोई भी पेपर हो सकता है, तो उस पेपर को सॉल्व करने के लिए अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपको बहुत ज्यादा याद इधर उधर नहीं करना होगा। आप साइंस के स्टूडेंट है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट है कि ज्योग्राफी आपने बहुत पहले पढ़ी थी, नहीं समझ आती, तो ये क्लास बेसिकली उसी कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और एनसीईआरटी के सारे कोर्सेज, क्योंकि ये मेरी शायद 4th या 5वीं क्लास है, इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स हैं, 1st या 2nd चैप्टर है, जिसका लास्ट लेक्चर आज मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ आपके लिए, तो आप इनको अच्छे से कर लीजिए ताकि आगे जब मैं और लेक्चर्स लेकर के आऊंगी तो पुराना क्लियर आपको साथ साथ होता रहे। अगर इस सब में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे जो कमेंट सेक्शन है, आप वहां जाकर के भी कमेंट करके क्वेश्चन बता सकते हैं, अपनी क्वेरी मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको कोई सजेशन देना है तो वो भी आप वहां पर टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए शुरू करते हैं लेक्चर। जैसे कि आपको पता है ये चैप्टर है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं मैंने पुराने लेक्चर में आपको अच्छे से क्लियर किया है। अगर कोई भी क्लैरिटी आपको नहीं हो रही है, कंसेप्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज आप मेरे को पूछ सकते हैं। लेकिन इस लेक्चर को अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पीछे के सारे लेक्चर्स एक बार ही देख लीजिए। हाफ ऑफ आवर के लेक्चर्स है, आपका कंसेप्ट शुरुआत से एकदम अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास को। मैं पहले उससे पहले एक बार रिवाइज करा लेती हूँ आपको जो मैंने अभी पुराने लेक्चर्स में किया। तो देखिए हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था लैटिट्यूड्स क्या होते हैं और हमने पढ़ा था लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर लैटिट्यूड्स की बात करूंगी तो ये अक्षांश होते हैं, हिंदी मीडियम के जो लोग हमारे को देख रहे हैं, है ना, और इनको लॉन्गिट्यूड्स को हम बोलते हैं, मैं भी आपको, मेरे को याद आता है तो मैं बताती हूँ, पुराने लेक्चर में मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो चलिए ये देखिए ये अर्थ है ना, अर्थ पर ये देखिए दोनों ही लैटिट्यूड्स कहूँ या लॉन्गिट्यूड्स कहूँ, ये दोनों ही इमेजिनरी लाइंस होती है, ये एक्चुअल में लाइन नहीं होती है। जब लैटिट्यूड की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। ठीक है, इस तरीके से, और अगर मैं लॉन्गिट्यूड्स की बात करूं तो ये वर्टिकल लाइंस होती है। ठीक है, इन दोनों की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, हमें अर्थ पर इमेजिनरी लाइन क्यों बनानी पड़ी, क्योंकि अगर किसी भी लोकेशन की एग्जैक्ट, किसी भी जगह की हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता करनी है, सपोज आप चंडीगढ़ में हैं, आप मुंबई में हैं, आप केरला में हैं, या आप जम्मू कश्मीर में कहीं पर हैं, आप अपनी प्लेस की, उस स्टेट की किसी पर्टिकुलर प्लेस की अगर एग्जैक्ट लोकेशन आपको अर्थ पर लोकेट करनी है तो उसके लिए आपको दो लाइन चाहिए। क्योंकि देखिए आप सबको पता है, इतना मैथ्स हर कोई जानता है कि किसी भी एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत तो होती है ना। अगर यहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं, सपोज ये लैटिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है, ये ऐसे 555 है, हमसे किसी ने कहा 10 डिग्री लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड क्या है, वो 25 डिग्री है, तो आपने क्या करा, एक लाइन 10 डिग्री से खींची, एक लाइन 25 डिग्री से खींची, जहां वो मिली यानी वो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। तो हमें क्या करना है, हमें अगर किसी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन पता करनी है तो हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये दो इमेजिनरी लाइंस की हमें जरूरत पड़ी थी, इसीलिए लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए एक बारी मैं सब कुछ इरेज कर देती हूँ, नहीं सब तो नहीं करती, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, है ना। तो मैं मान के चल रही हूँ आपने पुराने लेक्चर देखे और इतना कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। देखिए इस कंसेप्ट में बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, इसीलिए मैं इसको कई बार आपको बता रही हूँ। तो चलिए जब लैटिट्यूड की बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट, तो लैटिट्यूड को बोलते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। ठीक है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहा जाता है। और जब लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूड्स को हम पैरेलल नहीं कहते। ठीक है, इसलिए पैरेलल कहते हैं क्योंकि ये लाइंस पैरेलल है।
कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स है जिन्हें हम स्टडी करते हैं। सबसे पहला है इक्वेटर, है ना। इक्वेटर, इक्वेटर क्या कर रहा है? इक्वेटर को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा, भू मतलब अर्थ, मध्य मीन सेंटर, अर्थ के सेंटर से जाने वाली एक इमेजिनरी लाइन, उसको इक्वेटर कहते हैं, जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में बांट देता है। इसके ऊपर के पार्ट को, क्योंकि आप अगर हम डायरेक्शन जानते हैं तो नॉर्थ ऊपर होता है, इधर साउथ होता है, इधर वेस्ट और इधर ईस्ट, है ना। तो ऊपर इक्वेटर से ऊपर जितने भी हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, और जितना भी नीचे है वो सदर्न हेमिस्फीयर है। ये नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। अर्थ की लोकेशन मैंने बताई थी, जियोइड है। पोल्स यानी जो आपके ध्रुव है, ध्रुव यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहां पर अर्थ थोड़ी सी फ्लैट है, समतल है, और इक्वेटर से थोड़ी बल्जिंग यानी बाहर निकली हुई है, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद ये आपका आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। और कैप्रिकॉर्न को क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे जितनी हिंदी का एक वर्ड्स मैं आपके साथ बता सकती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ, बताती हूँ, कुछ रह जाएगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपका आ जाता है कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बाद ये कौन सी लाइन है आप बताइए, ये क्या है, ये भी आप मुझे बताइए अगर आपने पुराने वीडियोस में देखा है, ठीक है। इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नॉर्थ पोल है, इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, साउथ पोल है, ठीक है। चलिए, ये होती है 23.5 पर, ये होती है 66.5 पर, ठीक है। इसी तरीके से 23.5 नीचे और 66.5 यहाँ पर, ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है। जब मैं इसकी बात कर रही हूँ आपके साथ तो आपको पता होना चाहिए कि लैटिट्यूड्स क्या है। सेंटर, अर्थ का सेंटर में यहाँ से मान लेती हूँ तो ये सारे एंगल्स है, ये एंगुलर डिस्टेंस है, यानी सेंटर से अगर मैंने 10 डिग्री का एक एंगल बनाया तो जहां पर ये लाइन बनेगी वो 10 डिग्री लाइन होगी। 20 डिग्री का अगर मैंने बनाया तो जहां पर ये लाइन होगी वो 20 डिग्री की लाइन होगी। तो यानी कि यहाँ इक्वेटर से 23.5 डिग्री की जो लाइन खींची वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हुई, ठीक है। या फिर एक 66.5 डिग्री का मैंने एंगल बनाया तो वो जो लाइन हुई वो पूरी लाइन भी 66.5 डिग्री हुई। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 66.5 डिग्री की लाइन को क्या कहते हैं। मैंने बहुत अच्छे से आपको पुराने सारे लेक्चर्स में ये पढ़ाया है, तो क्या बोलते हैं वो आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। चलिए, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं है कमेंट करके बताइएगा, मैं दोबारा आपको जरूर बताऊंगी। और जब मैं लॉन्गिट्यूड की बात कर रही हूँ तो आप इस बात को देखिए कि लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, ये वेस्ट और ईस्ट हेमिस्फीयर में बांटते हैं। तो हमें क्या हुआ कि अब लाइन से आप यहाँ से खींच दीजिए, यहाँ से खींच दीजिए, यहाँ से खींच दीजिए, सब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो उस केस में क्या करा कि हमने लंदन के ग्रीनविच से 180 डिग्री पर जो लाइन जा रही है उसको हमने स्टैंडर्ड लाइन मान लिया। हमने कहा यहाँ से 0 डिग्री लाइन हम मान लेते हैं। और लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है, लॉन्गिट्यूड सेमी सर्कल्स होते हैं। क्या होते हैं? सेमी सर्कल्स, है ना। ये भी एंगुलर डिस्टेंस ही है। एक सेकेंड में इसको रब कर लेती हूँ, मैं दोबारा आपको बताती हूँ, ठीक है। तो चलिए, ये देखिए, ये आपके एंगुलर डिस्टेंस है जो अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बांट रहा है। क्यों है ये डिस्टेंस? आप देखिए, आप जब एक सर्कल बनाते हैं, है ना, यहाँ से 0 डिग्री है, पूरे लाइन 180 डिग्री है, तो पूरा सर्कल कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो यानी अगर कोई लाइन इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है तो यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री होगा और यहाँ से यहाँ तक भी 180 डिग्री होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो सेमी सर्कल में डिवाइड कर देते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। नहीं तो आप एक बॉल लीजिएगा, उसके साथ समझिए जो आगे की लाइन अगर 0 डिग्री है तो उसके जस्ट पीछे 180 डिग्री की लाइन होगी, ठीक है। और ये लाइन, हाँ एक चीज और थी कि जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स था उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर रहता है, लेकिन जब मैं लॉन्गिट्यूड्स की बात कर रही हूँ तो उनके बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस होगा इक्वेटर में। लेकिन ये जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाते जाते हैं ऐसे ऐसे इनके बीच का डिस्टेंस कम होता चला जाता है और पोल्स पे ये डिस्टेंस 0 डिग्री हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो मैक्सिमम है इक्वेटर पर
और पोल्स तक पहुंचते पहुंचते मिनिमम डिस्टेंस हो जाता है दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में। ठीक है, आपके जो सीजन्स होते हैं, सीजन्स आपके लैटिट्यूड पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि मैंने आपको हीट जोन्स भी पढ़ाए थे, है ना। और जो आपका टाइम होता है वो डिपेंड करता है लॉन्गिट्यूड्स पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम के बारे में कि किस तरीके से लॉन्गिट्यूड पर टाइम डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए मैं इसको क्लियर कर लेती हूँ, है ना। तो अब हम यहां से समझते हैं टाइम के कंसेप्ट को। देखिए, अर्थ का जो मूवमेंट होता है आप सबको पता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है। अब यानी जो सन दिखता है सबसे पहले वो ईस्ट से उगता हुआ दिखता है। अब एक चीज इमेजिन करिए, ये अर्थ है, अर्थ पे 3 लोकेशन है, ए, बी और सी। ठीक है, ये ईस्ट है, यहाँ पर सन है। ठीक है, अब आप जब ये वाला डायग्राम मेरे साथ समझ रहे हैं तो आप एक चीज दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लीजिए कि सन का कोई मूवमेंट नहीं होता है। मूवमेंट किसका हो रहा है? अर्थ का हो रहा है। सन अपनी जगह, तो सन चल के हमारे ऊपर नहीं आ रहा है, हम चल के सन के आगे पीछे ऊपर नीचे अर्थ जो है वो मूवमेंट कर रही है। लैटिट्यूड रिवोल्यूशन और रोटेशन ये भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि ये ईस्ट में है, ये वेस्ट में है ना। अर्थ पर भी आप इमेजिन करिए, क्यों अब मैं इसको जोड़ दूंगी तो ये सर्किल ही बन जाएगा ना। मैंने जो ग्लोब था उसको पूरा लंबा खोल दिया, तो ए बी सी 3 पोजीशन हो गई, ये ईस्ट की हो गई, वेस्ट की हो गई। अब क्या हुआ, दोपहर के 12 बज गए, कितना 12 नून हुआ है कहाँ, ए पर। तो अब क्या होता है, यहाँ पर सन ओवरहेड है। ठीक है, तो यहाँ पर सन ओवरहेड है, यहाँ दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो जब यहाँ दोपहर के 12 बज रहे होंगे, बी जो कि पीछे है, तो यानी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अभी सन प्रॉपरली नहीं पहुंचा है, तो यहाँ पर मॉर्निंग हो रही होगी, है ना। यानी जो टाइम है वो हमने माइनस कर दिया। अगर यहाँ 12 है तो सुबह के 7-8 बज रहे होंगे, इस तरीके से मान लेते हैं। तो यानी अगर आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम माइनस हो रहा है, पीछे जा रहा है टाइम। ठीक है, अब क्या हुआ, अब थोड़ी देर बाद ये जो सन है ये यहाँ पहुंच गया, अब बज गए यहाँ पर दोपहर के 12। तो कुल मिला के सन नहीं जा रहा है, हमें अभी भी आप दिमाग में रखिएगा कि अर्थ का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो लेकिन हम डायग्राम के लिए मैं ऐसे ही बना रही हूँ। तो अब अगर यहाँ 12 बज गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड फेज है, यहाँ पे 12 बज गए हैं, दोपहर के 12 बज गए, तो क्या यहाँ भी दोपहर के 12 ही रहेंगे? नहीं, यहाँ पे 4 घंटे टाइम आगे बढ़ चुका होगा, तो अभी यहाँ पर 4 PM हो रहा है। ठीक है, शाम के 4 बज गए हैं जब यहाँ पर 12 बज गए। तो यानी अगर मैं वेस्ट से ईस्ट जाती हूँ तो मैं टाइम प्लस कर रही हूँ ना, यहाँ 12 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ पर मैं प्लस कर रही हूँ। लेकिन यहाँ 12 है और यहाँ पर सुबह के 8 बज रहे हैं, तो यहाँ टाइम माइनस हो रहा है, -4 आवर्स हो रहे हैं। ठीक है, मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि ईस्ट और वेस्ट को किस तरीके से आप देखेंगे। इसी तरीके से आप जब सन और आगे बढ़ जाएगा और यहाँ पर 12 बज जाएंगे, क्योंकि यहाँ जब थी तो यहाँ नाइट थी, है ना। तो यहाँ पर अगर 12 बज गए हैं तो अब यहाँ पर थर्ड फेज में यहाँ पर शाम के 4 बज गए होंगे, यहाँ पर 12 नून है ना। तो यानी इसके और इसके बीच में कितना अंतर है, -4 आवर्स का, या अगर उल्टा बोलूं इधर से इधर जाना है तो +4 आवर्स का। क्लियर हुआ ही आपको कि जब ईस्ट से वेस्ट के बीच में मूवमेंट होता है तो आपको ये मान के चलना है। ये क्लियर हो गया, मैं इसको रब कर रही हूँ और मैं अब आपको इसका क्रक्स बताती हूँ। ठीक है, चलिए ये देखिए कि हमने क्या बोला। हाँ, तो हमारा कहने की बात ये है कि ये ग्लोब को मैंने खोल दिया है, ग्लोब गोल था उसको मैंने खोल के ऐसा पूरा लंबा कर दिया है। ये हमारी 0 डिग्री की लाइन है ना। इसके इधर जाएंगे तो ईस्ट है, इधर जाएंगे तो वेस्ट है। तो ये है हमारी 180 डिग्री की लाइन। ठीक है, जिसे हम ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। ठीक है, तो हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। तो ये 180 डिग्री का मेरिडियन है जिसे हमने स्टैंडर्ड टाइम माना कि यहाँ पर जो टाइम होगा वो स्टैंडर्ड टाइम है। अगर उसके बाद आप ईस्ट में जाते हैं तो आपको टाइम प्लस करना पड़ेगा, और अगर आप वेस्ट में जाते हैं तो आपको टाइम माइनस करना पड़ेगा। नहीं, मैंने आपको कुछ उल्टा बताया। ठीक है, एक सेकेंड, ये मैंने उल्टा लिख दिया है। हाँ, तो अगर आप ईस्ट में जाते हैं यहाँ से
तो टाइम प्लस होगा, और आप वेस्ट में जाते हैं तो टाइम माइनस होगा। मैंने आपको दिखाया था ना इस तरीके से कि जब बी पॉइंट पे दोपहर के 12 बज रहे थे तो ईस्ट में सुबह के 4 बजे, शाम के 4 बजे थे, यानी टाइम वहां 4 घंटे आगे था। लेकिन अगर हम सी पोजीशन पे जाते हैं तो जिस टाइम पर बी पर 12 बज रहे हैं, सी जो कि उसके वेस्ट में है वो 4 घंटे पीछे, उसमें 4 घंटे माइनस कर दीजिए और 8 बज रहे थे। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ है तो प्लीज इसे क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये जिंदगी भर क्लियर नहीं होता और क्वेश्चन जो इसके ऊपर बेस्ड आते हैं वो हमेशा गलत हो जाते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा, आप इसीलिए वो एबीसी वाला डायग्राम अच्छे से याद कर लीजिए कि ए बी और सी पोजीशन है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, अर्थ का मूवमेंट वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, यानी सबसे पहले ए इधर आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, इस तरीके से मूवमेंट होता रहेगा। ठीक है, तो अभी जब बी पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, बी पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो यहाँ पर 4 घंटे आगे, यानी यहाँ पर 4 PM है, तो ये क्या है, यहाँ पे 4 घंटे ऐड हो गए ना, 12 + 4 तो 4 PM हो गए। लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ पर आपको 4 घंटे माइनस करने होंगे और यहाँ पर 8 AM का टाइम होगा। तो कोई भी इंसान जो ग्रीनविच मेरिडियन है, अगर वहां से ईस्ट की डायरेक्शन में जाएगा तो वो टाइम में आगे चला जाएगा, लेकिन अगर वो वेस्ट में जाएगा तो वो टाइम में पीछे हो जाएगा। आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। इसीलिए हम बोलते हैं कि इंडिया का जो टाइम है, यूएस का जो टाइम है, उनके बीच में टाइम डिफरेंस, तो वो टाइम डिफरेंस क्या है, वो टाइम डिफरेंस यही ईस्ट वेस्ट मूवमेंट की वजह से है, क्योंकि जो यूएस है वो इंडिया के वेस्ट में है, तो इसीलिए जब कोई भी वेस्ट की तरफ जाता है तो टाइम को कम करना पड़ता है। 12 घंटे का डिफरेंस है, यानी यहाँ पर जब दिन के 12 बज रहे होते हैं तब वहाँ एक दिन पीछे के रात के 12 बज रहे होते हैं। ठीक है, चलिए अभी और अच्छे से इसको समझ लेंगे जब थ्योरी में। तो ये देखिए टाइम जोन है, पूरी दुनिया को टाइम जोन में बांटा हुआ है। ये रहा ग्रीनविच मेरिडियन। ठीक है, ये किस किस कंट्रीज से जाता है बहुत पूछा तो नहीं जाता, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन यहाँ पर आप एक्स्ट्रा जो कर सकते हैं कि 180 डिग्री किस किस कंट्री से निकलता है, किस किस कंट्री से जाता है, वो आपको पता होना चाहिए। इसी के अलावा इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये किस किस कंट्री से निकलता है, कौन कौन सी कंट्री से गुजरता है, हाउ मेनी कंट्रीज इट पासेस थ्रू, ये प्लीज क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि एडवांस का क्वेश्चन है। प्रोबेबली आगे कभी एमसीक्यू सेशंस हम करेंगे तब हम आपको कराएंगे। बाकी क्योंकि एनसीईआरटी कोर्स है तो इसको मैंने एनसीईआरटी तक ही रखा है ना। इसको अगर आप डिटेल में करना चाहते हैं तो हमारे जो नंबर्स दिए हुए हैं उन पर कॉल करके बात भी कर सकते हैं, और हमारे साथ जुड़ के होलिस्टिकली पूरे 1-to-1 गाइडेंस के साथ आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपने एग्जामिनेशंस को पहली बार में ही क्वालिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम था, थोड़ा ब्लर हो गया है, तो आप जब एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे तो वहां से इस डायग्राम को देखिएगा, तो इसमें टाइम जोन्स दिखाए हुए हैं, है ना। तो देखिए बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज द बाय मूवमेंट ऑफ अर्थ, मून एंड द प्लैनेट। देखिए पहले के टाइम में क्या होता था, घड़ियां नहीं थी ना, अभी तो हम घड़ी के बाद स्मार्ट वॉचेस पर भी पहुंच गए हैं, लेकिन स्टार्टिंग में वॉच भी नहीं थे, डिजिटल या एनालॉग क्लॉक्स भी नहीं थे। आई होप डिजिटल और एनालॉग क्लॉक्स आप जानते होंगे क्या होता है। तो उस वक्त लोग क्या करते थे, परछाई से पहचानते थे, शैडो, क्योंकि जो शैडो होती है, अब आप खुद से इमेजिन करिए, आप यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है, ठीक है, कोई इंसान है ना, ठीक है, अभी सन ईस्ट में है ना, तो इसका शैडो किधर होगा, इस तरफ शैडो आएगा, सन ओवरहेड आ जाएगा तो नो शैडो होगा, शैडो ही नहीं बनेगी। आप खुद से करके देखिएगा, दोपहर के वक्त स्पेशली गर्मियों में जब सूरज सिर के ऊपर होता है, यानी बहुत तेज गर्मी हो रही होती है, तब दिन के लगभग 12 बजे करीब आपकी शैडो बहुत पतली बनती है या नहीं बनती, ठीक है। लेकिन सुबह सुबह के वक्त आपके, अगर आप इधर खड़े, सन आपके ईस्ट में जा रहा है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी लेफ्ट हैंड साइड में आपकी, राइट हैंड साइड में आपकी शैडो बनेगी। और जब सन वेस्ट में आ जाता है तब ये शैडो आपकी इस तरफ बनेगी, ठीक है, ईस्ट में बनेगी। तो ये आई थिंक ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है, आप सबने इसको देखा भी होगा, है ना। तो यहाँ से आप एक बात याद रखिएगा, जो शैडो होती है, क्वेश्चन ये आ जाता है एग्जामिनेशन में, एनसीईआरटी में ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा
कि शेडो जो मैक्सिमम होती है, बड़ी होती है, वो कब होती है? सनराइज के टाइम पर और सनसेट के टाइम पे। ठीक है, जब सूरज पूरी तरह से ऊपर आ जाता है या सूरज छुपने वाला होता है उससे पहले, तो उस टाइम सबसे लंबी, सबसे बड़ी शेडो बनती है। और सबसे छोटी शेडो, मिनिमम शेडो कब होती है? नून के टाइम पे, दोपहर के टाइम पर, जब सन ओवरहेड होता है। ठीक है, चलिए, तो पहले के लोग शेडो की मदद से ही हेल्प से ही समझ जाते थे कि क्या टाइम इस वक्त हो रहा है। फिर उसके बाद भी डिस्कवर्ड वॉचेस। देखिए, लोकल टाइम कैन बी चेक्ड बाय द शेडो कास्ट बाय द सन, व्हिच इज शॉर्टेस्ट एट द नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट। अभी यही मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। तो देखिए, क्योंकि एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, ये कभी आपको इन स्टेटमेंट फॉर्म या फिर वन लाइनर क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि शेडो इज शॉर्टेस्ट एट सनराइज, सनसेट, नून और आफ्टर इवनिंग। तो इस तरीके से अगर कुछ भी आपको क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि शॉर्टेस्ट होती है नून के टाइम पे और लॉन्गेस्ट होती है सनराइज और सनसेट के टाइम पर। ठीक है, चलिए। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian have midday or noon. तो सिंपल सी बात है कि क्योंकि हमने स्टैंडर्ड लिया है 180 डिग्री को, तो अगर 180 डिग्री प्राइम मेरिडियन, तो इसको प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं अगर सन बिल्कुल ओवरहेड है, जैसे सिर के ऊपर है बिल्कुल। तो यानी प्राइम मेरिडियन, उसके नीचे जितने भी जगहों से पास हो रहा है उस सब जगह पर मिड डे होगा या नून बोलेंगे उसको। ठीक है, एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम। यही तो मैंने बताया था कि ये ग्रीनविच है, तो अगर ईस्ट में जाते हैं तो जितनी भी यहाँ कंट्रीज या प्लेसेस होंगी इन सबका टाइम अहेड होगा, यानी ये वक्त में आगे चल रहे होंगे। यही टाइम है कि इंडिया, क्योंकि ये ग्रीनविच के वेस्ट में, अभी डायग्राम में मैं आपको दिखाऊंगी तो क्या होगा। चलिए एक सेकंड देख ही लेते हैं इसको। यहाँ पर है ना, तो अपना प्यारा इंडिया, प्यारा भारत, मेरा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्रीनविच के क्या है, ये ईस्ट में है, तो इधर क्या है, ईस्ट है, और इधर क्या है, वेस्ट है। तो आप देखेंगे कि जितने भी नेशंस इसके ईस्ट साइड में, उन सबका टाइम ग्रीनविच से आगे होगा। यानी अगर मैं इंडिया की बात करूं, मैं जापान की बात करूं, मैं किसी भी स्टेट की, किसी भी ऐसी प्लेस की बात करती हूँ, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि यहाँ का टाइम ग्रीनविच टाइम से आगे चलेगा, यानी सूरज सबसे पहले यहाँ दिखेगा। और अगर मैं एग्जैक्टली आपको पूछूं कि कौन सी प्लेस ऐसी है जहाँ सबसे पहले सूरज उगता है, तो अभी बहुत जनरल में हम जापान को मानते हैं, लेकिन छोटे छोटे आइलैंड नेशंस भी हैं। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके बता भी सकते हैं, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी कि कौन सा ऐसा आइलैंड है जहां पर सबसे पहले सूरज उगता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि इधर जितने भी नेशंस हैं, जितने भी प्लेसेस हैं, वो सब अहेड होंगे, आगे होंगे टाइम में ग्रीनविच के, और इसके पीछे जितने भी चले जाएंगे वो पीछे। तो यही रीजन है कि इंडिया में और यूएस में लगभग 11-12 घंटे का डिफरेंस रहता है, इंडिया आगे रहता है ना। अगर आपने 31st जो आप सेलिब्रेट करते हैं वो सबसे पहले इंडिया में करते हैं और उसके बाद यूएस में करते हैं। अगर आपने देखा होगा तो न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में न्यू ईयर सबसे पहले सेलिब्रेट किया जाता है। उसके पीछे रीजन यही है कि यहाँ पर टाइम आगे है ना, ऐसा थोड़ी ना है। नहीं तो आप कहेंगे कि नया साल तो एक साथ आना चाहिए, नहीं, पर क्योंकि हमने टाइम जोन में बांटा है, नहीं तो हम कैसे बताएंगे। हम एग्जैक्टली अगर सब जगह एक साथ टाइम हो जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि टाइम आगे पीछे है बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन, रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, चलिए, तो आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर होगा। कोई भी अगर आपको यहाँ कोई दिक्कत है समझने में तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि ग्रीनविच पे अगर सन दोपहर में ओवरहेड है तो ग्रीनविच और उसके नीचे आने वाले सारे प्लेसेस में नून दोपहर का टाइम माना जाएगा। और अगर आप ईस्ट में जाते हैं तो क्या होगा, टाइम अहेड हो जाएगा, आगे हो जाएगा। और अगर आप वेस्ट में जाते हैं तो टाइम ग्रीनविच से पीछे हो जाएगा। ठीक है, चलिए, दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। चलिए, फिगर क्योंकि एनसीईआरटी की थी वो ये नहीं है। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड। अब देखिए इसका कैलकुलेशन समझते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस तरीके से कितना आगे। अब हमने कहा ग्रीनविच से आगे है, लेकिन कितना आगे है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आइए उसका मेथड समझते हैं।
एक बार दो बार मैं समझाऊंगी, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, पूरा ध्यान स्क्रीन पर रखिएगा और मेरी गारंटी आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब क्या होता है, अर्थ सर्किल है, आप सबको पता है सर्किल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। ठीक है, तो अर्थ का समझिए, ये अर्थ है ना, इसने रोटेट करना शुरू किया, इस पोजीशन से रोटेट करना शुरू करा, ये पोजीशन यहाँ थी, ये रोटेट करके 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 24 घंटे में वापस से यहीं आ गई। तो यानी 1 घंटे में कितना सर्किल उसने पूरा किया, पूरा एक सर्किल 24 घंटे में पूरा किया। यानी 360 डिग्री रोटेट होता है वो कितनी देर में, 24 आवर्स में। क्लियर है, 24 घंटे में अर्थ एक रोटेशन पूरा करती है, और जब मैं रोटेशन की बात कर रही हूँ तो यानी वो पूरा एक 360 डिग्री का सर्किल पूरा करती है। ठीक है, चलिए, तो यानी जब 12 बजे है ग्रीनविच पे, अच्छा चलिए इतना क्लियर हो गया, विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर। अब 24 घंटे में 360 डिग्री है, तो अगर इसे मैं 1 आवर का निकालूंगी तो आप क्या करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स से 360 को 24 से डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर आएगा 15। ठीक है, तो यानी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमता है, 1 घंटे में कितना घूमेगा, 360 को 24 से डिवाइड कर दीजिए और आंसर आएगा 15। तो यानी 15 डिग्री 1 आवर में घूमता है, कितना, 15 डिग्री 1 आवर में। तो अब सिंपल सी मैथ्स है, हाँ यहाँ मैं समझाती हूँ, इस मैथ्स को दोबारा से समझिए। तो हम क्या कह रहे हैं, 24 आवर्स में कितना अर्थ रोटेट करती है, 360 डिग्री। सिंपल है, क्लियर हो गया ये तो आसान भी है। तो 1 आवर में कितना होगा, तो 360 को डिवाइड कर दीजिए 24 से, तो ये आ जाएगा 15 डिग्री। यानी 60 मिनट में, 1 आवर को मैं 60 मिनट लिख रही हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, सबको पता है। तो यानी 60 मिनट में ये 15 डिग्री घूम रहा है। ठीक है, तो ये 1 डिग्री कितनी देर में घूमेगा, तो आप फिर 60 को 15 से डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 4 मिनट। तो अब यहाँ से एक डेरिवेशन आ गई आपके पास कि अर्थ 1 डिग्री 4 मिनट में घूमता है। क्लियर है, कुछ मैंने डिफिकल्ट तो नहीं किया। अर्थ 360 डिग्री का एक सर्किल होता है जो 24 आवर्स में अपनी ही एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। मैं रेवोल्यूशन की बात नहीं कर रही हूँ, वो 365 दिन में पूरा होता है, मैं रोटेशन की बात कर रही हूँ। अर्थ डेली इसी से दिन रात होते हैं ना, आपको पता है अर्थ रोटेट कर रहे हैं उसी से दिन और उसी से रात होते हैं। तो यानी 24 घंटे में 360 डिग्री का एक सर्किल, एक रोटेशन अर्थ पूरा करता है। तो अगर 24 घंटे में 360 डिग्री है तो 1 घंटे में कितना होगा, तो सिंपल 360 को आप 24 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आएगा 15। तो यानी 1 आवर में 15 डिग्री है ना, 1 आवर में, फिर से समझ लीजिए, 1 आवर में 15 डिग्री, या मैं इसे ऐसे लिख लूं, 15 डिग्री 1 आवर, 1 आवर यानी 60 मिनट। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो 1 डिग्री कितने में होगा, तो 60 मिनट डिवाइडेड बाय 15 डिग्री कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा आपका 4, है ना, 15 4 जा 60 होता है, तो 4 मिनट। तो यहां से क्या बात हुई कि अर्थ 1 डिग्री घूमती है कितनी देर में, 4 मिनट में, 1 डिग्री 4 मिनट में। अब हमें डिफरेंस देख लेना है डिग्री का, उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए जब 12 बजे ग्रीनविच पे, तो द टाइम एट 15 डिग्री, अब अगर जो आपका यहाँ पर 180 डिग्री पर कितने बजे हैं, 12 बज रहे हैं नून। ठीक है, अब अगर मैं इससे 15 डिग्री आगे जाती हूँ, कितना जाना है मुझे, 15 डिग्री आगे जाती हूँ, तो कितना टाइम अहेड होगा, हमें पता है कि 1 डिग्री में 4 होता है, तो 15 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 60 मिनट। ठीक है, कैसे, अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर 180 डिग्री पे 12 बजे 12 नून है, कितना है 180 पर 12 नून। अब हम आगे कितना जा रहे हैं, हम जा रहे हैं 15 डिग्री। अब 15 डिग्री अहेड का पूछा है आपसे टाइम, तो हमें यहाँ बहुत अच्छे से पता है कि 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है, और अगर 15 डिग्री होगा तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 60 हो जाएगा। तो यानी 60 मिनट, यानी 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। तो अगर 15 डिग्री आगे चले जाते हैं तो 1 घंटे का अंतर आ जाता है। क्लियर हो गया ये, ठीक है। तो यानी 15 डिग्री जो होगा वो 1 आवर अहेड होगा ग्रीनविच टाइम से, यानी वहां पर बज रहे होंगे 1 PM अहेड है, तो यहाँ 12 बज रहे हैं, तो वहां ऑलरेडी 1 घंटा आ गया, तो 1 बज गया होगा दोपहर का।
ठीक है। बट 15 डिग्री वेस्ट, अब अगर 15 डिग्री वेस्ट चली जाऊं तो यहाँ तो मैंने प्लस किया था, यहाँ मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो यानी 15 डिग्री में टाइम तो 1 आवर होगा, तो 1 आवर कम कर दीजिए। तो यहाँ पर अगर 12 बजे तो यहाँ बज रहे होंगे 1 PM और यहाँ बज रहे होगा आपका 11 AM। क्लियर है ये? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिए, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक बार फिर इसको बता दूंगी। अब इसी तरीके से फिर आप 180 डिग्री का निकाल लीजिए। मैं देखती हूँ अगर कोई ब्लैंक पेज है हमारे पास। हाँ चलिए, एक ब्लैंक पेज मेरे पास है, मैं यहाँ पर आपको ये बात दोबारा समझाती हूँ। देखिए, अर्थ राउंड है, तो अगर ये अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है ना, वेस्ट से ईस्ट रोटेट कर रही है, तो कितनी देर में एक रोटेशन पूरा होता है? 24 घंटे में। तो 24 घंटे में कितना घूम रही है? 360 डिग्री, क्योंकि एक सर्किल है, ठीक है। तो 1 आवर में कितना होगा? 360 को आप 24 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 15 डिग्री। तो यानी 15 डिग्री ये घूमती है 1 आवर में या 60 मिनट में, 1 घंटे में, क्योंकि 60 मिनट भी होते हैं ना, ये तो बहुत बेसिक बात है। तो यानी 1 डिग्री कितनी देर में घूमेगी? तो 60 को 15 से डिवाइड कर दीजिए, 4 मिनट में, ठीक है। तो अर्थ यानी 1 डिग्री जब घूम रहा है, 360 घूम रहा है 24 घंटे में, 1 डिग्री कितने में घूमेगा? 4 मिनट में। क्लियर हो गया? तो अपना यहाँ से आ गया कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। क्लियर? ठीक है। अब कैलकुलेशन कह रही है कि अब हमने एक स्टैंडर्ड माना है ग्रीनविच, ग्रीनविच पे नून हो रहा है, ठीक है। 180 डिग्री पे टाइम क्या है? नून का टाइम है, दोपहर का टाइम है। तो अगर हम इसके ईस्ट जाते हैं या वेस्ट जाते हैं, तो हमें पता है ईस्ट जाएंगे तो टाइम प्लस होगा, वेस्ट जाएंगे तो टाइम माइनस होगा। अब ये कह रहे हैं क्या, क्वेश्चन में ये था कि आप 15 डिग्री ईस्ट गए, तो अगर अब आपको ये पता है 180 डिग्री पर नून है, तो 15 डिग्री अगर ईस्ट चले जाते हैं यहाँ इस पॉइंट से, तो कितना होगा? तो आपको पता है 1 मिनट में एक डिग्री में 4 मिनट का टाइम लगता है, यानी 1 डिग्री अगर अर्थ घूमती है तो 4 मिनट का टाइम लेती है। अगर 15 डिग्री घूमना होगा तो कितना लेगी? सिंपल मैथमेटिक्स, 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 60 मिनट लेगी। और 60 मिनट का मतलब क्या होता है? 60 मिनट का मतलब होता है 1 आवर। तो यानी अगर 15 डिग्री ईस्ट जाते हैं 180 डिग्री से, तो आपका टाइम ऐड हो जाएगा, यानी यहाँ पे 12 बज रहे थे तो उसमें 1 आवर और ऐड कर दीजिए, 13 आवर, या इसको हम क्या बोलते हैं? 1 PM। अगर हम वेस्ट जा रहे हैं तो टाइम कम करेंगे, तो हम क्या करेंगे? 1 आवर को कम कर देंगे अगर हम वेस्ट में जा रहे हैं। तो यानी 12 - 1 इज इक्वल टू 11 AM। क्या कोई दिक्कत है इस कैलकुलेशन में? बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, मैंने बहुत इजी तरीके से आपको बताया है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन था इसी में कि अगर ये कितने की बात करें? 15 डिग्री की। तो अब ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि 180 डिग्री पर अभी मिडनाइट है, रात के 12 बजे हैं, तो ग्रीनविच पे, हाँ अगर ग्रीनविच पे 12 बजे हैं दोपहर के, तो 180 डिग्री पे कितना होगा? मिडनाइट, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया आपको? तो ग्रीनविच जिसको हमने 0 डिग्री मेरिडियन माना, अगर यहाँ पर मिडनाइट है तो हमें पता है कि इसके बैक साइड जो 180 डिग्री है वहां पर रात के 12 बजे होंगे। आई होप ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो मैं जब नेक्स्ट क्लास आपके लिए लेकर आऊंगी तो मैं इसको एक बार और डिस्कस कर लूंगी आपके साथ, कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करके देख लेंगे कि किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। आप भी इसको पढ़िए, लेक्चर को भी सुनिए, इसके बाद इसे एक बार एनसीईआरटी से भी पढ़िए और इस कैलकुलेशन को खुद से करके देख लीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और प्लीज अगर आपको अच्छा लगा है मेरा पढ़ाना तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और इस पर अपने कमेंट्स भी आप मुझे जरूर बताइए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को समराइज कर देंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, इसके बाद इतना मुश्किल नहीं होगा। तो आई होप थोड़ा क्लासेस जल्दी जल्दी हुआ करेंगी, पर मेरा पॉइंट कहीं भी रश अप करके चीजों को खत्म करना नहीं है, बल्कि आपको अच्छे से समझा के चलना है। तो चलिए इतना ही था आज की इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे का कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करूंगी। तब तक प्लीज कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड हैव अ गुड डे।